वेलकम टू मनोज एजुकेशनल स्टडी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत की राज्यव्यवस्था के बारे में और इससे संबंधित वॉल्यूम 1 भारत का संवैधानिक इतिहास को आज हम प्रस्तुत करेंगे। समझेंगे कि भारत का जो संवैधानिक इतिहास है किस तरह से प्रारंभ हुआ और उसका विकास किस तरीके से हुआ, इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं संविधान क्या होता है। जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान किसी देश का मौलिक व लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से वह देश अपने देश की शासन व्यवस्था को स्थापित करता है और सुचारू रूप से चलाता है। या हम कह सकते हैं कि संविधान के आधार पर ही किसी देश के विकास की नींव रखी जाती है। उस देश के नागरिकों को मिलने वाले लाभ, उस देश की कानून व्यवस्था, उस देश की सरकार, ये सारी चीजें उस देश का संविधान ही निर्धारित करता है। भारत के संवैधानिक इतिहास की बात की जाए तो इसे प्रारंभ में दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो है आपका कंपनी का शासन जो 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक, और दूसरा है ताज का शासन या क्राउन का शासन जो 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक चला। संविधान निर्माण का इतिहास 1599 ईस्वी के चार्टर से भारत में कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिल गया। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई 1599 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब प्रश्न आता है, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाता है? देखिए, जो यूरोपीय देश थे वो ईस्ट की तरफ व्यापार करने आ रहे थे, इसलिए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। संविधान निर्माण का इतिहास 1599 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसे अनुमति दी गई कि भारत में जाकर यह व्यापार कर सकती है। एक शब्द आया चार्टर। देखिए, चार्टर का मतलब होता है कानून, यानी एक ऐसा कानून जो कंपनी को नियंत्रित करे। इसमें भारत के प्रशासन की बात नहीं है, कंपनी को भारत में किन नियमों के अंतर्गत रहकर व्यापार करना है, तो उन नियमों को ही हम चार्टर कहते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने 1599 ईस्वी के चार्टर के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। और प्रारंभ में यह व्यापार केवल 15 वर्ष के लिए था, लेकिन उसके बाद जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी उनके पुत्र चार्ल्स ने इस अधिकार को असीमित समय के लिए आगे बढ़ा दिया। 1726 ईस्वी के चार्टर से कंपनी बंबई, मद्रास और कलकत्ता में अपनी कंपनी बना चुकी थी, यानी अपने व्यापार के लिए वहां पर उन्होंने किलेबंदी कर ली थी। 1757 के प्लासी के युद्ध जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ तथा 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो अंग्रेज थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रशासक बन गए। वहां से वह राजस्व लेने लगे और जैसा कि आप जानते हैं, जब वहां पर धन आया तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी प्रारंभ हो गया। कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने निजी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया और यहीं से कंपनी को नुकसान होना प्रारंभ हो गया, जबकि उसके कर्मचारियों को फायदा होना शुरू हो गया। इसलिए उन कर्मचारियों को जो कंपनी के वहां पर भारत में रहकर व्यापार करते थे उनको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर चार्टर एक्ट लाने का निर्णय लिया और यह चार्टर एक्ट कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की सीढ़ियां बने। जो नियम कंपनी बनाती थी अपने कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए, उसे ही हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। इससे पहले हम आपको बता दें कि हम भारत की राज्यव्यवस्था को क्रमानुसार वीडियो के माध्यम से आपको समझाते रहेंगे, यानी भारत का संविधान, किस तरह से भारत में कानून बनाए गए, भारत में किस तरह से कानून का पालन कराया जाता है, भारत में किस तरह की सरकार चलती है, क्या सरकार के दायित्व होते हैं, यह सारा अध्ययन यानी भारत की पूरी राज्यव्यवस्था का अध्ययन हम क्रमवार तरीके से करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ ने लाया, इसलिए इस रेगुलेटिंग एक्ट को हम नॉर्थ इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसे भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई, लेकिन जो उसके कर्मचारी थे वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप भी कर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का फैसला किया। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, यानी जो यहाँ के कर्मचारी थे उनको प्रशासनिक और राजनीतिक
कार्य करने की भी मान्यता दे दी गई कि वो यहाँ पर प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों पर भी ध्यान दे सकते हैं। और हम कह सकते हैं इस तरह केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया। जो ब्रिटिश सरकार थी उसके नियंत्रण में कहीं ना कहीं कंपनी भी आ गई और वो नियम ब्रिटिश सरकार बनाती थी, उस नियम को फॉलो करते हुए कंपनी यहां पर राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्वों को निभा रही थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बहुत सी परीक्षाओं में, तो हम जरा ध्यान से इस एक्ट को समझते हैं। तो इस एक्ट को हम विस्तार से समझते हैं। पहला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी इससे पहले, इस एक्ट के लाने से पहले जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे गवर्नर कहा जाता था, लेकिन अब उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसे आप याद रखेंगे। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसकी सहायता के लिए 4 स्तरीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। जो बंगाल क्षेत्र था बहुत विस्तृत क्षेत्र था, इसलिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और इसके अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर कर दिए गए। यानी जो मद्रास और बंबई के गवर्नर पहले स्वतंत्र थे वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए, यानी वो वहां पर नियंत्रण में आ गए गवर्नर जनरल के। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बना दिया गया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसे आप याद रखेंगे कि जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया उसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया वो थे सर एलिजा शाह इम्पे, मतलब सर एलिजा शाह इम्पे को पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और उनके सहयोग के लिए 3 अन्य न्यायाधीश भी थे जो थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए जो कंपनी थी उनके जो कर्मचारी थे वो भारत में अपना स्वयं का व्यापार करने लगे, यानी जो वहाँ से जो ब्रिटेन से उन्हें सुविधाएं दी जाती थी तो वो कंपनी के व्यापार को इतना आगे नहीं बढ़ा रहे थे, वो अपने निजी हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे थे और कंपनी को उससे बहुत सा नुकसान हो रहा था। कंपनी का व्यापार इतनी तीव्रता के साथ आगे नहीं बढ़ रहा था। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू यह व्यवस्था कर दी कि अब कोई भी कर्मचारी कंपनी का अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी के नियंत्रण के लिए, यानी जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार कर रही थी उसको नियंत्रित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी की स्थापना कर दी गई। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर्स होते थे वो कंपनी की जो गतिविधियां थी, चाहे राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो, उस पर नियंत्रण रखते थे। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके बाद उसमें सुधार करने के लिए एक 1781 में सेटलमेंट एक्ट लाया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां रह गई थी उसको दूर करना था। इसमें कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और इसे आप याद रखेंगे इसके बारे में कि किस एक्ट को सेटलमेंट एक्ट कहा गया है, 1781 के एक्ट को। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पिट्स के नाम पर इस रेगुलेटिंग एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इसमें कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे और राजनीतिक मामले दोनों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए गए और राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिए गए। भारत में द्वैत प्रशासन की शुरुआत हो गई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 1793 का चार्टर अधिनियम, देखिए इसके बाद जब 1793 का चार्टर अधिनियम आया तो इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड बीओसी और बीओडी के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व देने की बात की गई। यानी इससे पहले जो वेतन दिए जा रहे थे इन कर्मचारियों के वो ब्रिटिश सरकार देती थी। अब कहा गया जो भारत से राजस्व इकट्ठा होता है उन्हीं से जो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा या नियंत्रण बोर्ड होगा उससे सदस्यों के वेतन निकाले जाएंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम,
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए, पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार था कि भारत में व्यापार करने का, लेकिन अब उसके उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया और कहा गया कि और भी जो ब्रिटिश कंपनियां हैं वो भारत में आकर व्यापार कर सकती हैं, लेकिन चीन एवं पूर्वी देशों के साथ जो चाय पर व्यापारिक एकाधिकार था वो 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कहा गया 20 वर्षों तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस पर अपना एकाधिपत्य, इस पर अपना अधिकार रखेगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए और अब कहा गया कि कंपनी का लक्ष्य ब्रिटिश सरकार की ओर से सिर्फ भारत पर शासन करना था। यानी अब कंपनी केवल भारत पर शासन करेगी, न कि केवल व्यापार का अधिकार उससे पूर्णतः ले लिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इससे पहले जो 1833 का चार्टर एक्ट था, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक प्रश्न आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसे आप याद रखेंगे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट पॉइंट है बंबई मद्रास गवर्नरों की विधि निर्माण शक्ति वापस ले ली गई। देखिए, जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे वो अपना कानून बना सकते थे अपने क्षेत्रों के लिए, लेकिन अब उनसे यह शक्ति वापस ले ली गई और अब यह शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायिका से असीमित अधिकार दे दिए गए। यानी जितने भी कानून बनेंगे यहां पर उन सब का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इसके तहत जो पहले से कानून बने थे उनको नियामक कानून कहा गया और बाद में इस एक्ट को लाने के बाद में जो कानून बने उसे अधिनियम कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है विधि सदस्य, यानी जो कानून बनाए गए उसके लिए एक गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्यों के रूप में 4 सदस्य शामिल किए गए और इस विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। आपको याद होगा जो आपने लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र पढ़ा था, तो ये जो लॉर्ड मैकाले था ये विधि सदस्य के रूप में भारत आया था। उस समय प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा का विवाद चल रहा था, उसका अंत करने की जिम्मेदारी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले को दे दी थी, जिसका हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। यहां पर हम आते हैं 1843 में दास प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया। यानी भारत में जो दास प्रथा चल रही थी उसके विरुद्ध कानून भी बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी भारत में जितनी भी व्यवस्थाएं होंगी धन संबंधी, उस पूरा अधिकार इस गवर्नर जनरल को दे दिया गया कि अब पूरे भारत के लिए एक बजट बनेगा, अलग अलग बजट नहीं पास किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट था जो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई। यानी जो ईसाई मिशनरियां थीं वो भारत में अपने स्कूल स्थापित कर सकती थीं और अपनी शिक्षा का, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकती थी, उसकी अनुमति उन्हें दे दी गई। 1853 का चार्टर अधिनियम, देखिए जो 1853 का चार्टर अधिनियम आया, यह चार्टर अधिनियम श्रृंखला का यह अंतिम अधिनियम था। गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसे आप याद रखेंगे। यानी जो 1853 में चार्टर एक्ट आया उसमें जो विधान परिषद का गठन हुआ उसे भारतीय विधान परिषद कहा गया और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ किया गया। देखिए जो 1833 का एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि हम सिविल सेवकों को भर्ती करेंगे प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे उनके जो सदस्य थे उन्होंने आपत्ति की, जिसके कारण 1833 में सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पाई। लेकिन जो 1853 का एक्ट आया इसमें प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ कर दिया गया और यह सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। यानी अब भारत का नागरिक भी सिविल परीक्षा में बैठ सकता था और वह भी उच्च पदों पर जा सकता था।
1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति, भारतीय सिविल सेवा से संबंधित, यानी ये मैकाले समिति 1854 में बनाई गई जो भारतीय सिविल सेवा से संबंधित थी। यानी भारतीयों को अधिकार मिल गया था सिविल सेवा में जाने का, तो उसके किस तरह से नियम होंगे, किस तरह से वो शामिल होंगे, क्या क्या उन्हें छूट दी जाएगी, तो उसके संबंध में एक सिविल सेवा समिति भी बनाई गई जिसका अध्यक्ष मैकाले को नियुक्त किया गया। अब इसको दूसरे चरण में कहते हैं हम एक ताज शासन। अब यहां पर ताज का शासन चलेगा, यानी क्राउन का, जो वहां पर महारानी है उनका शासन यहां पे चलेगा, जो 1858 से 1947 ईस्वी तक चला। तो हम समझते हैं अब 1858 के भारत शासन अधिनियम को। 1857 की क्रांति के बाद भारत के शासन को और अच्छा बनाने के लिए, देखिए ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया था कि अगर भारत में शासन करना है तो कहीं ना कहीं हमें भारत में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी तरह से चलानी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा, वहां पर विद्रोह प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने भारत शासन अधिनियम प्रस्तुत किया। अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश राजशाही यानी क्राउन, यानी अब सत्ता ताज के पास पहुंच गई। इसे हम ताज शासन भी कहते हैं। अब भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया, यानी कंपनी से वो ले लिया गया। और जो भारत का गवर्नर जनरल था उस पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। इसे आप याद रखेंगे। देखिए 3 जगह चेंज हुआ है। आप अगर प्रारंभ से देखें तो 3 जगह चेंज हुआ है। पहला था बंगाल का गवर्नर, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। फिर चेंज हुआ 1833 में, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। उसके बाद फिर चेंज हुआ 1858 के भारत शासन अधिनियम में। अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इसे आप याद रखेंगे। जो वायसराय था वो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना दिया गया, यानी भारत में जो भी शासन होगा वो महारानी के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय देखेगा। उस व्यवस्था को अब कौन देखेगा? वायसराय। मुगल सम्राट के पद समाप्त, यानी जो मुगल सम्राट यहां पर थे उनके पद यहां से समाप्त कर दिए गए, उन्हें पेंशन देना शुरू कर दिया गया। बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पद समाप्त कर दिए गए, यानी हम कह सकते हैं द्वैत प्रशासन यहां पर समाप्त कर दिया गया और भारत के सचिव पद सृजित किया गया, यानी द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई और भारत के सचिव नामक नया पद सृजित किया गया, जिसको प्रशासन की पूर्ण शक्ति थी। प्रशासन की जो भी जिम्मेदारियां थी, जो भी दायित्व थे, वो भारत के सचिव के पास कर दिए गए। सचिव ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यहां पे आप एक चीज याद रखेंगे, देखिए पद भले ही भारत सचिव है, लेकिन यहां पर इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति ब्रिटिश ही था और वो इस पद को केवल इसलिए भारत सचिव कहा गया क्योंकि भारत के लिए सृजित किया गया था, लेकिन उसकी पूरी प्रशासन की जिम्मेदारी वो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य के रूप में ही होती थी। नेक्स्ट है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। देखिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बना दी गई थी, उसका विस्तार कर दिया गया और अब गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी अब जो गवर्नर जनरल हैं वो अध्यादेश भी दे सकते हैं। 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम में कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है और इसी नियम के अंतर्गत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। इसे आप याद रखेंगे, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का सर्वेसर्वा घोषित कर दिया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, यानी भारत में अगर निर्वाचन पद्धति की बात की जाए तो ये 1892 के भारत परिषद अधिनियम से शुरू हो गई। अब जो विधान परिषद के कार्य थे उनको बढ़ा दिया गया और बजट एवं राजस्व पर
बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। इससे पहले ऐसा होता था कि विधान परिषद स्वयं बजट पेश कर देती थी जो उसे उचित लगता था, लेकिन अब उसके सदस्यों को बहस करने की अनुमति भी दे दी गई। वो बजट पर और राजस्व पर बहस भी कर सकते थे। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम, इसे आप याद रखेंगे। प्रश्न आता है कि मार्ले मेंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष आया? 1909 ईस्वी में। इस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत राज्य के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। देखिए, इन दोनों के नाम से मिलकर बना। जो भारत के सचिव थे लॉर्ड मार्ले और भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। तो मार्ले मिंटो सुधार इन दोनों ने मिलकर लाए। इसमें पहली बार मुस्लिम सदस्यों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, यानी अब कहा गया कि मुस्लिमों को अलग से एक निर्वाचक क्षेत्र देंगे, हम अलग व्यवस्था करेंगे उनके चुनाव की। हम कह सकते हैं फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने यहां पर अपनाना शुरू कर दिया। और जो भारत एक राष्ट्र था उसे कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान में विभाजित करने का प्रयास भी यहां पर उन्होंने कर दिया। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, यानी जो मुस्लिम सदस्य चुनाव में खड़े होते थे उन्हें केवल मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते थे। लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, कभी प्रश्न आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने इस चुनाव को यानी हम कह सकते हैं कि निर्वाचन को सांप्रदायिकता में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान में। पहली बार भारतीयों के लिए वायसराय और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति के प्रावधान, इसे आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अब भारतीयों से कहा गया कि आप जो वायसराय और गवर्नर हैं उनकी जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें नियुक्ति की जा सकती है भारतीयों की, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के थ्रू। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका से प्रथम सदस्य बनी। 1919 का भारत शासन अधिनियम, मोटेंग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसे आप समझिए जरा। इस समय मोटेंग भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय, देखिए अब दो लोग मिलकर काम कर रहे थे, भारत का सचिव पद भी बन चुका था और वायसराय भी। तो जो वायसराय और सचिव मिलकर ही भारत में जो शासन की व्यवस्था थी, जो भी नियम थे, उनको तैयार कर रहे थे। इसलिए इसे कहा गया मोटेंग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। केंद्र द्विसदनात्मक विधायिका, यानी केंद्र को दो सदन में बांट दिया गया, एक राज्य परिषद, एक केंद्रीय विधायिका। जो राज्य परिषद थी वो कार्यकाल 5 वर्ष और इसमें सदस्य होते थे 60। इसी तरीके से केंद्रीय विधायिका, इसमें कार्यकाल 3 वर्ष का होता था और सदस्य की संख्या 145। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। जो आरक्षित विषय थे जैसे वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, बिजली, गैस, कारखाना, सिंचाई, समाचार पत्र, ये सब आरक्षित विषय रखे गए। जबकि हस्तांतरित विषय में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, तौल तथा माप, चिकित्सा सहायता, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि सम्मिलित किए गए। और इसी के साथ साथ कहा गया कि जो आरक्षित विषय हैं उसका प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करेगा, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। यहीं पर हम याद रखेंगे कि जो द्वैत शासन है यह 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। द्वैत शासन प्रणाली के जनक लियोनस कॉर्टियस को कहा जाता है। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, देखिए इससे पहले महिलाएं वोट नहीं दे सकती थीं, अब उन्हें वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया। और इसी के साथ साथ केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, यानी अब राज्य विधानसभा अपना अलग बजट बना सकती थी, यह अधिकार उसे दे दिया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम, या हम कहें भारतीय संविधान का मूल स्रोत। यह अधिनियम भारतीय संविधान का मूल स्रोत है जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, यानी प्रांतों में जो द्वैत शासन की व्यवस्था थी, जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय अलग अलग तरीके से रखे गए थे, उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत
की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना और न्यायालय की अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल को दे दी गई। यानी अगर कोई भी मतभेद होगा न्यायालय के कार्य प्रणाली से या उसके जजमेंट से, तो उसकी जो अंतिम शक्ति होगी वो प्रिवी काउंसिल लंदन को होगी। मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, इसे आप याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। यानी जो भारत परिषद बनाई गई थी 1858 में, जब क्राउन शासन आया था, ताज शासन, उस समय उसको इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जो बर्मा था उसको भारत का हिस्सा नहीं माना गया और कहा गया कि भारत से बर्मा को एक अलग स्वतंत्र किया जाता है। बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। लेकिन उनकी इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया और कहा कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए जो मुस्लिमों का हो। तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 संप्रभु राष्ट्र बना दिए जाएंगे। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और अब दोनों राष्ट्रों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसीलिए अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिसे आप याद रखेंगे। कई प्रश्न आता है अंतिम वायसराय और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही था। दोनों राष्ट्रों को अपना संविधान बनाने की शक्ति दी गई कि आप अपना संविधान स्वयं निर्मित कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका संविधान तैयार ना हो जाए तब तक आप 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा शासन करेंगे। देशी रियासतों को भारत या पाक में सम्मिलित होने एवं खुद स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता दे दी गई। यानी कहीं ना कहीं अंग्रेज जाने से पहले चाहते थे कि भारत एक ना हो। पहले ही उसे 2 राष्ट्रों में बांट दिया, उसके बाद देशी रियासतों से भी कह दिया कि आप चाहें तो पाकिस्तान में चले जाएं, चाहें तो भारत में रहें, और एक विकल्प आपके पास और है, चाहें तो आप स्वतंत्र रहें। यानी पूरे भारत में जो देशी रियासतें फैली हुई थीं, अगर वो स्वतंत्र रहती तो एक संप्रभु भारत बन ही नहीं सकता। आज की क्लास में हमने भारत के संवैधानिक इतिहास की चर्चा की। अगली क्लास में हम संविधान सभा का गठन, क्या क्या समितियां बनाई गई, संविधान सभा के कौन कौन अध्यक्ष थे और उनका कार्य क्या था, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।